नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के नवम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में जब कभी भी केतु नवम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। राहु पर हमने 144 वीडियो तैयार किए थे, जिसमें विस्तार से राहु और केतु के सिद्धांतों की भी बात करी थी। इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं। जब भी हम राहु और केतु के बारे में चर्चा करते हैं तो ये ग्रह 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशि के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं उस ग्रह के अनुसार भी यह अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान किया करते हैं। क्योंकि यह नवम भाव में स्थित हो रहा है तो नवम भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। देखिए, केतु का एक पृथक से स्वभाव भी होता है। जिस भाव में भी यह बैठता है उस भाव के कंटेंट्स को कई गुना होकर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर नवम भाव, इट मीन्स की भाग्य भाव में जब कभी भी केतु स्थित हो जाता है तो भाग्य को कई गुना होकर बढ़ा देता है। भाग्य की सीधी सी परिभाषा यही होती है कि आप मेहनत करते हैं 10 रुपए की, आपको प्राप्त होते हैं 20, 30, 50 रुपए। इट मीन्स कि कम मेहनत में अधिक आउटपुट प्राप्त करना भाग्य की ये परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर नवम भाव में केतु के बैठने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक भाग्यशाली होता है। ऑल ऑफ सडन उसको सफलता मिल सकती है, ऑल ऑफ सडन उसको फायदा हो सकता है। जितनी मेहनत करता है उससे कहीं अधिक उसको रिजल्ट्स भी प्राप्त हो जाते हैं, आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं। नवम भाव धर्म का भी होता है। केतु भी धर्म का एक कारक ग्रह माना जाता है। बेसिकली मोक्ष का कारक ग्रह केतु ही माना जाता है। नवम भाव में जब कभी भी केतु स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को अधिक धार्मिक बना देता है। अपने धर्म के प्रति भी ऐसे लोग अधिक कट्टरवादी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। दूसरा, ये जिस राशि पर स्थित होता है उसके अनुसार भी यह फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर मेष राशि स्थित है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा। मंगल यदि शुभ भावों में स्थित होता है तो केतु भी शुभ फल प्रदान करेगा। मंगल यदि नकारात्मक भावों में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपने नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मान लीजिए प्रथम भाव में यह मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अधिक भाग्यशाली बना देता है। यहाँ पर लग्न का मतलब वह व्यक्ति जिसकी की कुंडली है। डायरेक्टली जब कभी भी किसी भी योग का संबंध लग्न से हो जाता है तो उस योग के फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कुंडली में कई प्रकार के योग बनते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसका फल डायरेक्टली मिल ही जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संबंधित ग्रह की भोग दशा आपको प्राप्त नहीं होती है और वह निष्फल ही आपके लिए योग पूरा आपके पूरे जीवन भर रह जाता है। लग्न से जब कभी भी नवम भाव का सीधा सा संबंध बन जाता है तो इसका लाभ आपको पूरे जीवन भर प्राप्त होता रहता है। मंगल जब कभी भी अपने मित्र की राशि में, इट मीन्स की सिंह राशि पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग अधिक भाग्यशाली हो जाते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का प्रभाव समाज में अधिक हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर धन के सापेक्ष व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अधिक भाग्यशाली भी बना देगा, भाग्य के माध्यम से धन को भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक भाव भी होता है तो केतु की भोग दशा के अंतर्गत व्यक्ति को मारक के भी कुछ फल प्राप्त होते हैं। इट मीन्स कि व्यक्ति को भाग्य संबंधी कुछ समस्याएं भी ऐसी स्थिति में प्राप्त होती ही रहती हैं। ऐसे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ जाती है। देखिए, नवम भाव से द्वितीय भाव जब भी हम देखते हैं तो षडाष्टक योग बनाता है, 6 और 8 का संबंध बनाता है। ये एक अशुभ संबंध माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो भाग्य के सापेक्ष भी कुछ नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला भी बन जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों का जीवन कुछ संघर्ष वाला भी हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऐसे लोगों को आउटपुट बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तृतीय भाव में जब कभी मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात भाग्य का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अवश्य ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। चतुर्थ भाव में जब कभी स्वग्रही होकर मंगल स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ योगों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में मंगल एक राजयोग कारक ग्रह हो रहा है। जब भी हम कर्क लग्न और सिंह लग्न की बात करते हैं तो यहाँ पर
मंगल एक राजयोग कारक ग्रह होता है। राजयोग कारक ग्रह होकर जब मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है और केतु नवम भाव में स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के अंतर्गत व्यक्ति को राजयोग के फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। जो फल मंगल अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रदान करता है, वही फल केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि पंचम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी नवम और पंचम का डायरेक्टली संबंध बनाने वाला ऐसा मंगल बन जाता है और केतु की भोग दशा के अंतर्गत व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। षष्ठम भाव में जब कभी मंगल उच्च का होकर बैठ जाता है तो यहाँ पर सेवा के माध्यम से व्यक्ति को सफल बना देने वाला हो जाएगा, कुछ भाग्य की हानि करा देने वाला भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी या किसी भी कुंडली में भाग्येश यदि उच्च का हो जाता है तो भाग्य के कंटेंट्स को बढ़ा देगा, पहली चीज। दूसरी बात, 6, 8 और 12 भावों में उसकी प्लेसमेंट हो जाती है तो दुर्भाग्य का सूचक भी हो जाता है। इट मीन्स कि एक लंबे समय तक ऐसे लोगों को दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जब व्यक्ति का भाग्योदय होता है तो ऐसे लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। जनरली यदि हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल की 28 साल की जनरली अवस्था होती है, जबकि उसके भाग्योदय वाला समय होता है। केतु की हम बात करते हैं तो 43 की एज होती है, जबकि केतु एक्टिवेट होकर व्यक्ति को अधिक भाग्यशाली बना देता है। तो 28वें साल में और 43 इट मीन्स कि 43वें साल में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है और ऐसे लोगों को जीवन में उच्च उपलब्धि भी प्राप्त हो जाती है। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का डायरेक्टली संबंध हो जाएगा और राजयोग के से फल प्रदान कर देने वाला केतु भी अपनी भोग दशा के अंतर्गत हो जाता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, विवाह का और दाम्पत्य सुख का। ऐसे लोगों को एक सुखी वैवाहिक जीवन भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर कुछ भाग्य की हानि कर देने वाला केतु बन जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां भी प्रदान करने वाला हो जाता है, लेकिन इसी के साथ अपनी भोग दशा के अंतिम वर्षों में ऐसा केतु व्यक्ति को उच्च उपलब्धियां प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। अंतिम दशा की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि केतु एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। अपनी भोग दशा के अंत काल में यह अधिक तीव्रता के साथ अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि नवम भाव में स्वग्रही होकर मंगल स्थित हो जाता है, केतु के साथ स्थित हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली यह बना देता है। भाग्य का लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। केतु की भोग दशा के अंतर्गत या केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, एक पॉजिटिव बदलाव आता है, जिससे ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो नवम और दशम का जब भी संबंध बन जाता है तो ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को उच्च उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उच्च सफलता प्राप्त हो जाती है। केतु की भोग दशा के दौरान भी ऐसे लोगों को उच्च उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उच्च उपलब्धि वाला समय ऐसे लोगों के लिए हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु व्यक्ति को भाग्य से लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा, भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाएगा, लाभ की स्थिति को जनरेट करने वाला हो जाता है, धन के सापेक्ष व्यक्ति को अधिक धनी बना देने वाला भी यह योग बन जाएगा। द्वादश भाव में जब नीच का मंगल स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुर्भाग्य का कारक बन जाता है। ऐसी स्थिति में केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, जिससे कि ऐसे लोग बड़े नुकसान को प्राप्त करते हैं अथवा हानि को प्राप्त करते हैं अथवा अत्यधिक व्यय को इंडिकेट करने वाला ऐसा योग बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर नीच की स्थिति को मंगल प्राप्त हो जाएगा। भाग्य जब नीच का हो जाता है वह भी द्वादश भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को जीवन में दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, यदि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर स्थित हो जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। यदि केतु के साथ यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है, सूर्य यहाँ पर लग्नेश हो रहा है, और जब कभी भी नवम भाव में केतु के साथ यह स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को अधिक भाग्यशाली बना देता है। व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता चला जाता है, सफलताओं को प्राप्त करता चला जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर सूर्य भी उच्च की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। केतु जब कभी भी किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसके इफेक्ट्स को, उस ग्रह के इफेक्ट्स को भी कई गुना होकर बढ़ा देता है। तो उच्च के सूर्य का जब ये इफेक्ट बढ़ाएगा तो ऐसे लोग बहुत रिनाउंड हो जाते हैं,
बहुत प्रतिभाशाली हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर उच्च सफलताओं का कारक ऐसा केतु बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियां प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर जब कभी भी नवम भाव में भाग स्थान में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा। द्वादश भाव बाहरी स्थानों का होता है, अपने प्रदेश से बाहर, अपने देश से बाहर, तो अपने शहर से बाहर जाकर भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अथवा विदेश से डायरेक्टली कनेक्शन कराने वाला भी यह योग बन जाता है। विदेश विदेशी, भाषा विदेशी, करेंसी विदेशी, लोग विदेशी कंपनी से अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी केतु के साथ चंद्रमा स्थित होता है तो यह ग्रहण योग नामक योग का निर्माण कर देने वाला हो जाता है। बेसिकली इस योग में चंद्र ग्रहण का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति को कुछ स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान करने वाला भी यह योग हो जाएगा, लेकिन विशेष नकारात्मक स्थिति को प्रदान नहीं करेगा। मंगल की बात हम कर ही चुके हैं। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर एकादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। दोनों ही धन भावों का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ नवम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को धनाढ़ बनाने वाला हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान केतु व्यक्ति को धनी बना देने वाला भी हो जाएगा, धन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, और केतु के साथ जब कभी भी यह नवम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा अवश्य ही प्रदान करता है, बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी बना देता है, लेकिन इसी के साथ कुछ दुर्भाग्य का सूचक भी होता है। दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। जीवन में रुकावटें, कष्ट और पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। संतान पक्ष से ऐसे लोगों को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। अधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है, शनि यहाँ पर षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे में एक मारक भाव का भी स्वामी है और एक तर्क भाव का भी स्वामी है, और जब कभी नवम भाव में स्थित हो जाता है तो नवम भाव को दूषित कर देने वाला भी बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को कुछ दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ जाता है। कुछ रोग भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी गिरावट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। विशेष रूप से शनि से संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को प्राप्त होती हैं। इट मीन्स कि स्पाइन से संबंधित समस्या हो सकती है, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है, अथवा जॉइंट से रिलेटेड भी पेन ऐसे लोगों को हो सकता है। दर्द की शिकायत हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी हम केतु के उपाय की बात करते हैं तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि केतु जिस राशि पर स्थित है उस राशि का स्वामी, इट मीन्स कि उस राशि का राशिश कुंडली में कैसा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है केतु भी उसी फलों को प्रदान करता है। तो पहले तो आपको मंगल के फलादेश देख लेने चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप मंगल से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। मंगल पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। सिंह लग्न के विभिन्न भावों में मंगल की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मंगल के अपने वीडियो को देखिएगा। उसी वीडियो में आपको अंत में उपाय भी मिल जाएंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी आप कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी उपाय करने होंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। उस संबंधित ग्रह का भी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आवश्यकता होने पर उसका भी उपाय कर लें, उसका भी उपाय आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तत्पश्चात आपको केतु का उपाय करना होगा। केतु के लिए अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें और भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको प्रतिदिन ऐसा करना है। यदि आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के नवम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के दशम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।